प्रीवियस क्लास में हम इंटीग्रेटेड रेट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। तो आज हमारी जो 19 जनवरी वेडनेसडे की जो क्लास है, इसमें हम अब शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी तक हम जो कर रहे थे ये हमारा थ्योरेटिकल मेथड था, जिसमें हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, हाफ लाइफ पीरियड निकाल रहे थे। जो डेटा हमारे पास था वो प्रैक्टिकली था, लेकिन उसको जो एनालिसिस हम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, थ्योरेटिकल मेथड से कर रहे थे। ये जो सब कुछ हमने प्रीवियस क्लास में किया, जैसे हमने हाफ लाइफ पीरियड से टाइम रिक्वायर्ड कैलकुलेट किया, ठीक है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है तो उससे भी हमने कंसंट्रेशन का जो रिडक्शन पॉइंट है टाइम कैलकुलेट किया और कंपेयर किया दो इंटीग्रेटेड इक्वेशंस को। क्लियर। अब हम टोटली अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन पे आ जाएं, मतलब थ्योरेटिकल कोई क्वांटिटेटिव वर्क ही ना करें, तो हमारे पास क्या क्या मेथड आते हैं। देन द फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड देखो एक ऐसा मेथड है जो किसी अनपढ़ आदमी को भी समझाया जा सकता है, क्योंकि ग्राफ की लाइंस जो ऊपर नीचे करती है ना, तो वहां एक आदमी समझ जाता है कि कब चीज कोई बढ़ती है कोई घटती है। जैसे मान लिया कि मैं एक ग्राफ ड्रा करता हूँ यहाँ, जस्ट एक इल्यूस्ट्रेशन पर्पज के लिए। ठीक है, अब इसमें कोई भी लाइंस हैं, जैसे ये पहले इंक्रीज हुआ, फिर ये डिक्रीज हुआ, फिर ये इंक्रीज हुआ, तो ये देखने से सबको समझ में आ रहा है कि एट दिस पॉइंट हमें पीक मिलता है, फिर उसके बाद एक फॉल आता है और इस फॉल के बाद हमारे पास फिर से क्या है, एक पीक है। मतलब पहले जो भी प्रोसेस है वो इंक्रीज हो रही है, देन सेकंड वो क्या हो रही है, फॉल में आ रही है, डिक्रीज में आ रही है, और थर्ड पॉइंट पे फिर से वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। समझे बात को। यस सर। तो ग्राफिकल मेथड इजी है समझने में। तो हमारे पास जो भी प्रैक्टिकली डेटा आता है, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल डेटा जो आता है उसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर दे। इसके लिए हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमारे पास जो भी रेट ऑफ कंसंट्रेशन जो आएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन ग्राफिकल मेथड की एक लिमिटेशन भी है। वो लिमिटेशन ये है कि आप ग्राफ में पर्टिकुलर एक ही रिएक्टेंट को शो कर सकते हो। अब एक ग्राफ में तो एक ही लाइन होंगी ना। अगर मान लिया आपके पास कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, कैसे, जैसे अभी हमने पीछे डी एंड एफ लोग जब किया तो उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आती हैं, डाइक्रोमेट और परमैंगनेट की। तो याद है उसमें तीन रिएक्टेंट थे हमारे पास, ऑक्सीडेशन इन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और परमैंगनेट। तो वहां तीन रिएक्टेंट होते थे, जैसे एक बार मैं लिख के दिखाता हूँ। K2Cr2O7 in acidified medium, that is sulfuric acid, and सपोज हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं फेरस सल्फेट का, तो अब हमारे पास यहाँ तीन रिएक्टेंट हो गए। अब या तो हो कि हम तीनों रिएक्टेंट के लिए अलग अलग ग्राफ बनाएं, जो भी हो, डिक्रीजिंग का हो, इंक्रीजिंग का हो, जैसे भी हो। और अगर हमें एक ही ग्राफ में ये सब कुछ शो करना हो तो लॉ ऑफ डेफिनेट वॉल्यूम आपको क्या कहता है कि सभी रिएक्टेंट एक जैसा तो रिएक्ट नहीं करेंगे ना। क्यों जी, हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ए रिएक्ट्स विद बी, तो कोई जरूरी है। लॉ ऑफ मास सेक्शन में हमने किया था ए रिएक्ट्स विद बी टू फॉर्म सी एंड डी। याद करो वो दिन जब हमने एग्जांपल किया था, तो हमने समझा था ए हमने 100 ग्राम लिया, बी 100 ग्राम लिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है जितना रिएक्टेंट लिया उतना प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया कि हमारे पास प्रोडक्ट तो 180 ग्राम ही बन रहा है। बढ़ना चाहिए था कितना, 200 ग्राम, क्योंकि हमने रिएक्टेंट 200 ग्राम लिया। यस और नो। यस सर। तो अब हमने फाइंड आउट किया पीछे जाके दोबारा, तो पता लगा कि ए का 90 ग्राम और बी का 90 ग्राम ही लग रहा है। हम तो 10 ग्राम एक्स्ट्रा लेके बैठे थे। ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये 100 ग्राम ही होता और ये कितना आता, 80 ग्राम होता। ये भी हो सकता है कि ये 60 ग्राम होता, रिमेनिंग जो क्वांटिटी है वो उसकी होती। तो इंडिपेंडेंट है ना, एवरी रिएक्टेंट इज इंडिपेंडेंट टू अनदर, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो ग्राफिकल मेथड जो है इट इज बेस्ट suitable
when there is only one reactant, जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट हो। तो ग्राफ कैसे ड्रा होते हैं? अरे ग्राफ कैसे ड्रा होते हैं? क्या स्टेप्स होंगे ग्राफ को ड्रा करने के? एक्सिस बनानी होती है सर पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय सुटेबल मेथड। वो सुटेबल मेथड क्या हो सकता है? वैसे वो डिस्कस करने की कोई चीज नहीं है, लेकिन सुटेबल मेथड अगर है तो वो क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है, या तो आपको आर नोट पता होना चाहिए, इनिशियल कंसंट्रेशन, फिर आप फाइनल कंसंट्रेशन को मेजर करो, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन आएगी या फाइनल जो मेथड आएगा वो क्या होगा आपके पास? रिमेनिंग कंसंट्रेशन। मानते हो ना? कितना लिया था, कितना बचा है, में से बच गया क्या? या तो कंजप्शन अमाउंट आ गई और या फिर रिमेनिंग कंसंट्रेशन आ जाएगी। या तो इस तरह कैलकुलेट कर सकते हो, या आपको इनिशियल कंसंट्रेशन तो पता ही है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली जब कर रहे हो तो इनिशियल लेके किया ना। थ्योरेटिकल में ये प्रॉब्लम थी कि इनिशियल का नहीं पता हमें, क्योंकि हमें तो डाटा दिया गया है और डाटा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट का दिया हमें। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं देन वी नो अबाउट द इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि हमने तो एक्सपेरिमेंट खुद से शुरू किया था। समझ गए? हाँ भाई। Yes, sir. तो आप प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट देख लो क्या है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन में से माइनस कर दो प्रोडक्ट की फॉर्म्ड कंसंट्रेशन, तो ये क्या आपके पास क्या आ जाएगा? रिमेनिंग कंसंट्रेशन भी आ जाएगी रिएक्टेंट की यहाँ। तो सुटेबल मेथड है, आप किसी भी तरह से पता लगा सकते हो। आप रिएक्टेंट की हेल्प ले सकते हो, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की हेल्प ले सकते हो। ये होने के बाद आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ इज प्लॉटेड, ग्राफ प्लॉट करेंगे, और किस किस के बीच में करेंगे? एक्स और वाई एक्सिस क्या आ जाएंगे आपके? आपका वाई एक्सिस आ जाएगा कंसंट्रेशन, और एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा? टाइम टेकन। ठीक है। जब आप ग्राफ करेंगे ड्रा, तो ग्राफ करने के बाद हम क्या करेंगे? फाइंड स्लोप्स। हम स्लोप्स का पता लगाएंगे। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इसको कह सकते हो। एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम्स पे। ये मेथड क्या होता है? ये होता है इंस्टेंटेनियस रेट का। ये भी हम चैप्टर में स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। इंस्टेंटेनियस रेट मेथड, अलग अलग टाइम को हम मार्क करेंगे। कैसे? जैसे मान लिया मैं ये शो कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन मैंने लिया रिएक्टेंट का, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया? एक्स एक्सिस टाइम का हो गया एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये मैं लूंगा। ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? इनिशियल कंसंट्रेशन आर नोट, ठीक है। और एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक ये पर्टिकुलर इंस्टेंट हो गया, एक ये इंस्टेंट हो गया, इन्हें मैं कोरिलेट करूँ किसके साथ? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये रहा, समझ गए? सपोज दिस इज द टाइम t1 एंड दिस इज द टाइम t2। ये मेथड हो गया, समझे? यस सर। अब इसमें भी कुछ मेथड आते हैं। जैसे हमारे 3 पॉइंट हो चुके हैं, अब नेक्स्ट थोड़ा सा हम ग्राफ, अलग अलग ऑर्डर के लिए हम ग्राफ को देखते हैं। ठीक है। फॉर जीरो ऑर्डर, अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, और एग्जांपल मैं दूंगा तुम्हें रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर आप आज रस्टिंग ऑफ आयरन शुरू करते हो प्रोसेस को, तो क्या वो सेम डे में कंप्लीट हो जाएगा? यस और नो?
नो सर। नहीं कंप्लीट होगा तो आप इनिशियल कंसंट्रेशन के तो भरोसे ही नहीं बैठ सकते ना, क्योंकि जब पता ही रिएक्शन आज कंप्लीट ही नहीं होगी तो आप इनिशियल कंसंट्रेशन का करेंगे क्या? इनिशियल तो आपको पता ही है, लेकिन उस पता होने से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन तो का तो नहीं पता लग पा रहा ना कि प्रोडक्ट कब बनेगा। इन दैट केस द रेट इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, K इज इक्वल टू आर नोट, ये आएगा, और K नोट याद होगा फॉर जीरो ऑर्डर, बट K रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, तो फाइनली हमारे पास रेट इक्वेशन क्या बचेगी, रेट इज इक्वल टू K नोट ओनली, किसके लिए, फॉर स्लोवेस्ट रिएक्शन। अब हम सिर्फ रिएक्टेंट की क्वांटिटी के भरोसे नहीं बैठ सकते हम, क्यों नहीं बैठ सकते हैं? क्योंकि रिएक्शन के खत्म होने का टाइम हमें पहले से पता है कि वो एक अनलिमिटेड टाइम पीरियड है, तो सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के भरोसे बैठ के अपना ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ जो ग्राफ आपके पास आएगा एक तरह से वो कैसे होगा, वो तो यही चलेगा ना, R बाई टी, अगेन पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन आपके पास क्या हुआ, R नोट, और फिर 2 और 3 और डेज जितने भी लगते हैं टाइम पीरियड में तो वो तो कंसिस्टेंट ही चल रहे हैं। आज की आज जंग लग के लोहा तो खत्म नहीं होगा ना, मानते हो इस बात को? आयरन जो है वो कंप्लीटली आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, आयरन जो आपने लिया है दैट्स कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू आयरन ऑक्साइड, है ऐसा पॉसिबल? नो सर। ठीक है, तो फाइनल कन्वर्जन नहीं है तो फिर रेट ऑफ ऑर्डर आपके पास ही क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगा। क्लियर? यस सर। किसी को कोई डाउट? देन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन 2 के निकाले थे थ्योरेटिकली, ये हम समझते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन से। एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड के अंदर बेस या बेस के अंदर अगर एसिड मिक्स करते हो तो उस सिचुएशन में क्या आ जाएगा, इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं ना वो, मतलब मैं स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड लेता हूं, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस लेता हूं इन एक्वस सॉल्यूशन, बोथ कंप्लीटली रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड वाटर, ये फाइनल इक्वेशन होगी। व्हाट विल बी द टाइम टेकन, इस रिएक्शन को होने में, इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कितना टाइम लगता है, क्या एक्सपेक्टेशन आपकी, कितना टाइम लग सकता है? बोलो, कान स्पीकर की तरफ है मेरे। हाँ, प्रैक्टिकली इक्वेशन की नहीं है ना इसलिए पता नहीं है, कसूर तुम्हारा भी नहीं है, नहीं किया ना प्रैक्टिकली कभी रिएक्शंस को। नो सर। चलो लिटमस टेस्ट तो किए होंगे, प्रैक्टिकली वो भी नहीं किए। वो भी नहीं किए? यस सर, किए सर। कि प्रैक्टिकली आप किसी एसिड या बेस में लिटमस डालते हो तो इमीडिएटली उसका कलर चेंज होता है, ऐसा पढ़ा हो? यस सर। वैसे तो अगर एक्सपेरिमेंटली किया होता तो ज्यादा बेटर था, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटल मेथड ही कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो आपकी कही सुनी पे भी काम कर सकते हैं अब यहाँ, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पर्टिकुलर स्टूडियो के अंदर एसिड बेस नहीं रखे गए हैं, हाँ, लेकिन मैं कल कोशिश करता हूँ आपको कलर चेंज दिखाने की, ठीक है। या फिर मेरे चैनल पे चले जाना, मेरा एक वेबिनार है कैंगन वाटर का, वो देख सकते हो, एक वेबिनार रिकॉर्डिंग है मेरी सैटरडे की, और शायद संडे को डला हुआ वीडियो है वो, तो वो देखना, उसमें कलर चेंज है, एल्कलाइन वाटर एसिडिक वाटर ये कैसे कलर चेंज होता है, तो वहां से तुम देख सकते हो, बस वो एक आइडिया अबाउट के लिए तुम्हारे लिए। या फिर मैं कल तुम्हें दिखा सकता हूँ कि अगर हम किसी मीडियम के अंदर अगर तुरंत इंडिकेटर्स डालते हैं, लिटमस है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज है, या इवन टर्मरिक पाउडर भी है,
तो इमीडिएटली कलर चेंज, तो इसका मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इतना फास्टली कंप्लीट होती है कि आपको रेट डिटरमिन करने का वो टाइम ही नहीं देंगी। समझ गए ना? द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर लाइक कैन से कि बुलेट ट्रेन, वो बुलेट ट्रेन की तरह भाग रही है, बहुत स्पीड से भाग रही है वो। समझ रहे हो? Yes, sir. दैट केस आपको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। आपको रिएक्टेंट जानबूझ के ज्यादा लेना पड़ेगा ताकि उसको रिएक्ट करने का टाइम मिले, वो ज्यादा देर लगाए रिएक्ट करने में। समझ रहे हो? और ज्यादा देर लगाएगा तो हमें रेट कैलकुलेट करने का टाइम मिल जाएगा। इन दैट केस rate is equal to K1 into R naught, that it depends on concentration of reactant। क्यों करता है? Why? Due to high speed conversion of reaction। रिएक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा है। समझ गए? Yes, sir. अब अगली सिनेरियो में क्या हो जाएगा? ये तो चलो फर्स्ट ऑर्डर है, अब सेकंड ऑर्डर के लिए वो और भी ज्यादा फास्ट रिएक्शन हो जाएंगी। सेकंड ऑर्डर में रिएक्शंस कौन सी आती हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की आती हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो होती हैं वो बहुत फास्टली काम करती हैं। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट पर मैंगनेट, उसमें क्या होगा? वो तो रिएक्शन और भी ज्यादा स्पीड की है, मतलब ये एक तरह का हाई स्पीड कन्वर्जन है। यहाँ तो तुम्हें रिएक्टेंट और भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जब आप ऐसा करोगे तो K2 यहाँ क्या होगा? रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर। इसे ऑब्जर्व करने के लिए आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ना, वो क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। और बढ़ाओगे तो वो पावर स्क्वायर हो जाएगा, और पावर स्क्वायर हो जाएगा तो याद करो ये स्क्वायर ही तो क्या था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन और भी तेजी से भाग रही है। ठीक है? तो इन जस्ट दैट केस फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो कैसे होंगे? वो कुछ ऐसे आएंगे। ये ग्राफ होगा रेट वर्सेस टाइम का। ठीक है? रेट वर्सेस टाइम कह सकते हो, या रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ आर बोल सकते हो। R1 फर्स्ट ऑर्डर, आर स्क्वायर। स्क्वायर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया है, तो ये सेकंड ऑर्डर का हो गया। अब फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर को देखने में टेक्निकली कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा ग्राफ में। समझ रहे हो बात को? समझे? चले आगे। जब आप एक्सपेरिमेंटल डेटा कैलकुलेट कर चुके हो, देन द सेकंड मेथड इज द यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का यूज क्यों करेंगे? ये भी प्रैक्टिकल डेटा पे ही होगा, आएगा प्रैक्टिकल डेटा से ही। सपोज यू हैव इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट है, दैट इज इक्वल टू माइनस dr by dt, and you are about to find minus delta
R by delta t, then how is it is possible? यहां से यहां तक आना है आपको, समझ रहे हो बात को? इंस्टेंटेनियस से आपको कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो आप क्या करेंगे? इंस्टेंटेनियस का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ही करेंगे, वही किया था हमने, याद है? Yes, sir. ये किया था हमने। और फाइनली फिर हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी? जैसे जीरो ऑर्डर के लिए क्या आया था? K नॉट इज इक्वल टू R नॉट माइनस R बाई टी, किसके लिए? फॉर जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आया था? K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log R नॉट बाय R। ये किसके लिए आया था? फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो ये हम काम पहले ड्राइव तो हम पहले कर ही चुके हैं, लेकिन जो डेटा हमारे पास आ रहा है इंस्टेंटेनियस रेट, वो तो हमारे पास कहां से आ रहा है? प्रैक्टिकल रिएक्शन से ही आ रहा है। तो दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द इंस्टेंटेनियस रेट। समझे? Yes, sir. sir. तो ये हम पीछे कर ही चुके हैं, इसको ज्यादा छेड़ने की कोई देने की अब जरूरत नहीं है। पिछले लास्ट टू क्लासेस से हम यही काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड क्या है? इनिशियल रेट मेथड एट इनिशियल स्टेज, बताओ क्या होता है? आर नोट हमने बोला था इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, व्हेन टाइम टेकन इज 0, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का भी चेंज क्या आता है? नो चेंज। नो चेंज का मतलब है कि आर नोट जो है, इट मींस आर नोट इज मैक्सिमम। समझे? समझ रहे हो? जब टाइम टेकन 0 है, समझ गए? अरे दो बात मामूली सी समझे। जब Yes, sir. हमने मिल्क को कर्ड में चेंज होने के लिए रखा, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पीडीएफ में सबसे शुरुआत में तीसरी Yes, चौथी sir. लाइन ही मिलेगी। तो आपके पास इनिशियल टाइम टेकन व्हेन t इज इक्वल टू 0, तो मिल्क कंसंट्रेशन क्या है? मैक्सिमम ही है। Yes, sir. उसके बाद टाइम की वैल्यूज अगर बढ़ती हैं, सपोज t1 t2 एंड t3 आर वैल्यूज, ये कुछ वैल्यूज हैं टाइम टेकन की, ठीक है? जैसे सपोज ये वैल्यू होगी 0.1 सेकेंड, ये फिर हो जाता है 1.0 सेकेंड, फिर ये सपोज करो कि 2 मिनट या मिनट्स में हो गया, जैसे ये मिनट में डेटा हो गया 1 मिनट 2 मिनट, इस तरह से डेटा कंप्लीट रिएक्शन के लिए हो गया। तो आर आपके पास क्या आएगा? डिक्रीजिंग ही आएगा ना। आर की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? डिक्रीजिंग आएगी। या ये हो सकता है दही बन जाए और मिल्क फिर भी मैक्सिमम रहे, दूध से दही भी बन जाए और दूध भी पड़ा रहे। इज इट पॉसिबल? No, sir. No, sir. ऐसे नहीं है ना ये तो। हाँ जी, No, sir. मेरे बर्थडे का केक मैं खाऊं और तुम्हें भी लग जाए, इज इट पॉसिबल? चलो आज इसी पे बोलते हैं। No, No, sir. sir. No, sir. हाँ, लेकिन sir. लोग तो कतई भी नहीं, क्या फटाफट जवाब आ रहे हैं। बस यही सिनेरियो है यहाँ भी। तो जैसे जैसे रिएक्शन आपकी कंप्लीशन की तरफ जाएगी, आप इनिशियल रेट से भी पता लगा सकते हैं, भाई हमने ये लिया था और अब ये बचा, ठीक है? लिया था हमने मैक्सिमम जितना भी लिया था, और आज हमारे पास वो नहीं है, तो इसका मतलब वो कंप्लीट चेंज हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो इसमें किसी भी तरह की रिएक्शन को कंसिडर कर सकते हो। इनिशियल रेट मेथड से भी पता लगा सकते हैं कि ये भी एक मेथड है। तो इसमें बेटा क्या होता है, इसमें तुम्हें जैसे
डेटा दिया जाता है। अब इसका एक न्यूमेरिकल देता हूं जैसे मैं कि कैसे काम करता है, देखते हैं। मतलब ये अगर मेथड आता है तो कैसे काम करता है, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। द फॉलोइंग डेटा वर obtained फॉर द रिएक्शन। पर्टिकुलर कोई एक रिएक्शन हुई है जिसका एक डेटा दिया गया है। तो पहले रिएक्शन दी गई है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टुगेदर, ऑक्सीजन नहीं, घिसी-पिटी रिएक्शन होगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड फ्लोरीन गैस रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म नाइट्रोफ्लोराइड गैस। इक्वेशन को बैलेंस किया हुआ है पहले से ही और उसका डेटा दिया गया है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है और इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई है, ठीक है, और रेट दिया गया है। फर्स्ट पहली बार जब इस इक्वेशन को किया गया तो इनिशियल कंसंट्रेशन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डाइफ्लोरीन के लिए गिवन है। ये डेटा सारा गिवन होगा टेबल की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में डेटा ऑलरेडी आपको गिवन होगा। आपको इस टेबल से रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व करने होंगे। 0.05 और इनिशियल रेट जो यहाँ का आता है 6.0 इंटू 10⁻³ सेकेंड एंड थर्ड इस तरह से टेबुलर फॉर्म में दिया गया। 0.40 से 0.05, 0.80 टू 0.10। रेट्स जो हैं वो 1.2 इंटू 10⁻², 4.8 इंटू 10⁻²। ये कंसंट्रेशन चेंज तुम्हें दिए गए हैं मोल पर लीटर पर सेकंड। रिएक्शन किस ऑर्डर की है पता लगा सकते हो, बता सकते हो क्या रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। अब वो यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिन order of reaction. Second, you have to calculate the rate law. Third, you have to calculate the rate of reaction when initial concentration of dinitrogen is 0.50 मोल पर लीटर एंड जो फ्लोरीन की है वो जितना गिवन है इसने 0.60 मोल पर लीटर। ये डेटा उसने दिया तुम्हें। तो क्या होगा, बताओ। अरे रेट लिखोगे, रेट ला लिखोगे इसके लिए। तो रेट ला क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, जैसे फर्स्ट पॉइंट के लिए लिखो तो कितनी आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डाइफ्लोरीन इनटू रेट ला, जो भी तुम्हारे पास आ रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन क्या डाइनाइट्रोजन की, देखो 0.20 फ्लोरीन की कितनी दे रखी है तुम्हें, फ्लोरीन की कंसंट्रेशन है 0.05 और उसका इनिशियल रेट कितना है, कितना इनिशियल रेट 6.0 इंटू 10⁻³ सपोज ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, इसी तरह से इक्वेशन सेकंड, इसी तरह से इक्वेशन थर्ड बन जाएगा। सेकंड भी बना सकते हो, बना सकते हो सेकंड। यस Yes, सर। sir. कितनी आएगी, 0.40 इंटू 0.05 और रेट कितना है 1.2 इंटू 10⁻²। ये सेकंड आ जाएगी यहाँ से 0.40 इंटू 0.05 और रेट कितना गिवन है 1.2 इंटू 10⁻²। दिस इज द इक्वेशन सेकंड। अब तुम्हें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो, तुम्हें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा।
डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। सेकंड एंड फर्स्ट करेंगे, सेकंड एंड फर्स्ट, दैट इज रेट सेकंड आ जाएगा बाय रेट फर्स्ट आ जाएगा। क्या क्या है सेकंड की बोलो, 0.40 इंटू 0.05 और वहां कितना 0.20 इंटू 0.05 और इनके रेट क्या है, इनिशियल रेट क्या है 6.0 इंटू सॉरी सेकंड का आएगा पहले 1.2 इंटू 10⁻⁻² बाय 6.0 इंटू 10⁻⁻3। पूरी इक्वेशन को सोल्व करके और फाइनल आंसर निकाल सकते हो। यस सर। बोलो क्या क्या आएगा। ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये वन तुम्हारा आएगा डिवाइड हो गया, कितना बचता है 2, तो 2 इज इक्वल टू, और ये कितना बचता है वही बचेगा। 6 दूनी 12 और ये लगभग कितना आ जाएगा, ये भी 2 ही आ जाएगा, ऑलमोस्ट 2, ठीक है। यहाँ से अगर तुम रेट कैलकुलेट करते हो देन रेट इज इक्वल टू 2/2 कितना आ जाएगा 1 आ गया। यस सर। चलो इस तरह कैलकुलेट हो जाएगा ये। अब इस हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू किसी एक कंसंट्रेशन से ले लो। वैसे तो हमने दोनों लिए हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी लिया, डाइफ्लोरिन भी लिया, किसी एक कंसंट्रेशन के हिसाब से बोल दो विद रिस्पेक्ट टू डाई नाइट्रोजन और डाइफ्लोरिन, किसी से बोल सकते हो क्योंकि ली तुमने दोनों कंसंट्रेशन है। रिएक्टेंट दो थे ना तुम्हारे पास, अब दो रिएक्टेंट होने में इस इक्वेशन में दो रिएक्टेंट है। यहाँ देखो एक बार शुरू से फिर देखो, इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट हैं, तो तुम्हारा ग्राफिकल मेथड काम नहीं आएगा, यहाँ हमने पहले डिस्कस किया था। यस तो सर। ये मेथड फिर काम आएगा। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 आता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है सर ये। हाँ फर्स्ट ऑर्डर की है ये, सर ये रेट दे रखा है मोल पर लीटर वो पर तो सेकंड, ये तो इनिशियल जीरो रेट हो ऑर्डर गया का ना, है सर। इनिशियल रेट हो गया, इनिशियल इनिशियल को समझो, इनिशियल जब रिएक्शन शुरू हुई है, फाइनल चेंज के हिसाब से भी तो निकालेंगे ना जो कंसंट्रेशन का चेंज है। और फिर अभी एक बात से कंक्लूजन पे थोड़ी ना पहुंचेंगे, अभी तो हमने फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया, फिर हम सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर सकते हैं, फिर हम थर्ड और फर्स्ट को भी कंपेयर कर सकते हैं, समझे। यस सर। अभी तो हमने फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से कंक्लूजन निकाल के दिया ना, सेकंड थर्ड का दे सकते हैं, थर्ड फर्स्ट का भी कंक्लूजन दे सकते हैं, ये तो कंक्लूजन देने पे बात आती है। और क्या पता ये ऐड करें सारा 1 और 2 को, मतलब 1 वर्सेस 2 को और फिर 2 वर्सेस 3 को, तो क्या पता हमें ऐड भी करना पड़े तो 1 + 1 2 भी हो जाए, इस बात का क्या पता है। वो तो इनिशियल रेट है, इनिशियल रेट को समझो। इनिशियल रेट का बोलने का मतलब इसका है कि रिएक्शन जब शुरू हुई तब ये चेंज था कंसंट्रेशन का, उसके बाद रिएक्शन स्पीड अप भी तो हो सकती है। मानते हो बात को या नहीं मानते। मानते हैं सर। रिएक्शन की स्पीड बाद में बढ़ी भी तो हो सकती है। इनिशियली तो कोई भी रिएक्शन सुपर फास्ट नहीं होती, ये तो काइनेटिक्स का प्रिंसिपल ही है। अब बात आती है रेट लॉ कैलकुलेट करने की, सेकंड पॉइंट, रेट लॉ कैलकुलेट करना है। रेट लॉ कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन क्या रहेगी, रेट इज इक्वल टू के इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डाइफ्लोरिन। कोई भी कंसंट्रेशन उठा लो इसमें से, तुम्हारे पास 3 दे रखी हैं, उठा सकते हो, यस। उठा लो कोई सी भी, फर्स्ट उठा लो, सेकंड उठा लो, थर्ड उठा लो, कोई भी एक उठा लो। बोलो जल्दी फटाक से, एक इक्वेशन लिख देता हूं मैं। सेकंड उठा लो। सेकंड उठा लेता हूं,
ए इसका बोला गया है, तो ये रेट है, ये भी मुझे लेना होगा के निकालने के लिए। ठीक है, कैसे किस तरह से, अब देखो रेट क्या है इस इक्वेशन का, 1.2 इंटू 10⁻⁻²। तो रेट आ गया मेरे पास कितना, 1.2 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू के, मुझे फाइंड आउट करना है। जब रेट ये है तो कंसंट्रेशन डाइनाइट्रोजन कितने, 0.40, और डाइफ्लोरीन के कितने, 0.05। तो कितना आ जाएगा, 0.40 मल्टीप्लाइड बाय 0.05। अब इस इक्वेशन को सोल्व करके के निकाल सकते हो। Yes, sir. क्या आ जाएगा, 0.40 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 डिवाइड बाय 1.2 इंटू 10⁻⁻²। क्लियर? हाँ जी, Yes, sir. रेट ला निकल जाएगा यहाँ से। Yes, सर sir. ये अपोजिट नहीं होएगा? क्या चीज बेटा? सर ये 1.2 इंटू 10⁻⁻² ऊपर नहीं आएगा? Yes, sir. ये नीचे आएगा 0.40 and 0.05. ये लो, ठीक है। Okay, sir. वो तो बाबा रामदेव कहते हैं ना, करने से होगा, करोगे तब होगा, जहां अटकोगे वहां मैं हूं बताने के लिए। और बताओ कोई प्रॉब्लम? K हाँ की जी, वैल्यू क्या ही है सर? हैं? K की वैल्यू क्या ही है सर? के की वैल्यू तो कैलकुलेट ही करोगे यार तुम अब। नहीं सर, आंसर में नहीं दे रखा है यहाँ। आंसर में नहीं दे रखा, ये स्टेटमेंट है तुम्हारे एआई ट्रिपली के क्वेश्चन है। एआई ट्रिपली का क्वेश्चन है, मतलब जो भी एआई ट्रिपली होता था जिसको आज हम सो कॉल्ड जी मेंस बोलते हैं, अनसॉल्व्ड ओके क्वेश्चन। सर। सर 60 इंटू 10⁻⁻²। 60 वेरीफाई कर लेना, इंटू 10⁻⁻²। -2। इसको चेक करना भी, वैल्यू को मैच करती है तो ये लो। क्लियर? यस सर। कोई डाउट किसी को? कर सकते हो अब? यस सर। इनिशियल रेट मेथड पे इस तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं, स्टेटमेंट देख लो। और 11:06 का टाइम हो गया, देखो तुम्हारी अभी अगली क्लास का टाइम हो रहा है और मेरी का भी, ध्यान दिया ही नहीं अपन ने। ओके सर, बाय।